मूवी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो देख लेना। मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस इंटरेस्टिंग मूवी की शुरुआत में पैरासाइट पार्ट 1 के कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब पुलिस वालों को ये पता चल गया है कि शहर में जो मौतें हो रही थी वो पैरासाइट की वजह से हो रही थी और ये पैरासाइट इंसानों के रूप में शहर में छुपे हुए है। पैरासाइट से लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस वाले जेल से एक सीरियल किलर को बाहर निकालते हैं जिसके पास पैरासाइट को पहचानने की स्पेशल एबिलिटी थी, यानी कि ये पहचान सकता था कि किस आदमी के शरीर में पैरासाइट है। इस आदमी का नाम था उराकामी। पुलिस उसके सामने एक एक करके उन लोगों को लाते हैं जिनके ऊपर पुलिस को शक था। उराकामी उनको देखकर पुलिस को बताता है कि इनमें से कोई भी पैरासाइट नहीं है। इसके बाद जब सिंची को उसके सामने लाया जाता है तो उसे देखकर उराकामी एकदम सोच में पड़ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे भी एक नॉर्मल इंसान बता देता है क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि मिगी सिर्फ सिंची के हाथ पर ही कंट्रोल कर पाया था, इसलिए सिंची अभी भी एक इंसान था। इसी वजह से उराकामी उसे नहीं पहचान पाया था। फिर घर वापस आते समय मिगी सिंची को बताता है कि उनके आसपास एक और पैरासाइट है, जिसके बाद सिंची उसे ढूंढते हुए एक पुराने बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर एक पैरासाइट किसी इंसान को मारकर खा रहा था। वो पैरासाइट सिंची को देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सिंची मिगी की मदद से उस पैरासाइट को मार देता है। वो पैरासाइट को इसलिए मार रहा था क्योंकि पार्ट 1 में सिंची ने कसम खाई थी कि जो भी पैरासाइट इंसानों को खाते हैं वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के एक एक करके मार डालेगा। यहाँ पर हम किसी को छुपकर सिंची का पीछा करते हुए देख रहे थे। ये वही रिपोर्टर था जिसे हमने पार्ट 1 में सिंची की तस्वीर लेते हुए देखा था। इसका नाम था शीरो। इसके बाद हम मेयर को देखते हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद पूरे शहर में पैरासाइट्स का हब बना देता है। वहाँ ये सीक्रेटली अपने एक नेटवर्क चला रहा था जिसके बारे में किसी को भी भनक भी नहीं थी। यहाँ हम तानिया को भी देखते हैं जिसने अपने नॉर्मल ह्यूमन बेबी को जन्म दिया था। यहाँ मेयर तानिया से कहता है कि सिंची बाकी पैरासाइट्स को मार रहा है, उसे ऐसा करने से रोकना होगा, हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन यहाँ पर तानिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि सिंची और मिगी दोनों एक दूसरे से बहुत ही यूनिक तरीके से जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी इंसान के शरीर में अपने दिमाग के साथ साथ पैरासाइट की शक्तियां भी थी। इसलिए वो सिंची को ऑब्जर्व करना चाहती थी और ये चीजें ऑब्जर्व करना पैरासाइट की फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तानिया ये बात जानती थी कि कोई भी पैरासाइट अगर सिंची के आसपास गया तो मिगी की सेंस से सिंची को पता चल जाएगा कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। इसलिए उसने शीरो नाम के उस रिपोर्टर को सिंची के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। हालांकि शीरो को ये मालूम नहीं था कि वो एक पैरासाइट के लिए काम कर रहा है, बल्कि वो तो तानिया को बस एक नॉर्मल इंसान समझता था। एक दिन शीरो तानिया को कहता है कि उन्हें ये बात सबको बता देनी चाहिए कि सिंची एक मॉन्स्टर है, लेकिन तानिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमारी जान पर भी खतरा बढ़ जाएगा। एक दिन स्कूल से घर आते टाइम सिंची को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कुछ दूर जाने के बाद वो शीरो को पकड़ लेता है। यह सिंची शीरो को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। शीरो कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देना चाहिए और उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन सिंची को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी माँ को भी एक पुलिस वाले ने ही मारा था। यह बातों ही बातों में सिंची को ये पता चल जाता है कि शीरो को तानिया ने ही जासूसी करने के लिए कहा था। इसके बाद सिंची तानिया से मिलने जाता है और तानिया से कहता है कि उसे इन सब मामलों में इंसानों को शामिल नहीं करना चाहिए। तानिया भी कहती है कि तुम भी अपने बदले के लिए पैरासाइट्स को मारना बंद कर दो। ये पैरासाइट अभी अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं, बाद में मैं इन पैरासाइट को ट्रेनिंग देके दूसरी चीजें खाना सिखा दूंगी और फिर वो इंसानों को खाना बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंची ने तानिया की बात को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था और वो ये प्रूफ ले जाकर शीरो को दे देता है और कहता है कि तानिया पैरासाइट्स की लीडर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम उससे थोड़ी दूरी बना कर रहो। जैसे ही तुम उसका काम पूरा कर दोगे वो तुम्हें मार देगी, इसलिए ये शहर छोड़कर तुम किसी और जगह पर चले जाओ। लेकिन शीरो तानिया को पसंद करने लगा था और उसके लिए इन सब बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि तानिया एक पैरासाइट है। सिंची के मना करने के बाद भी शीरो अगले दिन मेयर के इंटरव्यू लेने के लिए सिटी हॉल में चला जाता है और इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर मेयर को मिल जाता है। शीरो इन सब की पोल ना खोल दे इसलिए मेयर एक पैरासाइट को उसे मारने के लिए भेजता है। वो पैरासाइट उसे मारने के लिए उसके घर पर जाता है। उस समय शीरो
शीरो घर पर नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी थी। वो पैरासाइट उसकी बेटी को ही मार देता है। दूसरी तरफ शिनची को मिगी के जरिए पता चलता है कि 5 पैरासाइट्स उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उन्हें सिर्फ एक ही पैरासाइट दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये था कि सिर्फ एक ही इंसान के शरीर में 5 पैरासाइट मौजूद थे, यानी कि वो पैरासाइट कई ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था और इन सब पैरासाइट को एक मिकी नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि वो पैरासाइट कई ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मिगी शिनची को भागने के लिए कहता है और यहाँ पर ये दोनों अपने स्पीड और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट का सर दर्द से अलग कर देता है। और जैसा कि हमने देखा था कि जिस इंसान के शरीर में भी पैरासाइट है, उस शरीर को ही खत्म कर दिया जाए तो पैरासाइट मर जाते थे, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग होता है और एक दूसरा पैरासाइट उस आदमी की सर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जिस पैरासाइट ने उस आदमी की सर पर कंट्रोल किया था उसका नाम था गोल्टो। पार्ट 1 के एंडिंग में हमने जो एक मिस्टीरियस पैरासाइट को देखा था जिसका नाम था गोल्टो, और ये वही पैरासाइट था जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। इसके बाद हम तानिया को देखते हैं जो कि मेयर को डांट रही होती है क्योंकि उसके बार बार मना करने के बाद भी मेयर शिनची और शीरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मेयर कहता है कि उन्हें उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हटाना होगा। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि तानिया अब इंसानों की साइड ज्यादा लेने लगी थी क्योंकि माँ बनने के बाद उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस आ गए थे और वो अब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन ये बात मेयर को पसंद नहीं आती और वो अपने खास 3 पैरासाइट्स को तानिया को मारने की ऑर्डर देता है, पर तानिया इन सब से बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो अकेला ही इन 3 पैरासाइट्स को मार देती है। इसके बाद जब वो अपने घर लौटती है तो घर पर उसका बच्चा नहीं दिखाई देता क्योंकि किसी ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था। वहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसे पढ़कर तानिया को ये पता चल जाता है कि ये काम शीरो ने किया है और वो उसको पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। तानिया शिनची के साथ पार्क में पहुंचती है जहाँ पर शीरो उसके बच्चे को मारकर अपने मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। शिनची शीरो को समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल इंसान है, तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते, लेकिन शीरो उसका कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को शीरो को फाइल से पता चलता है कि मेयर ने ही पैरासाइट्स को सिटी हॉल में छुपा के रखा है, इसलिए पुलिस वहाँ पर अपने स्पेशल फोर्स को उनको खत्म करने के लिए भेजता है। वहाँ पर पहुंचकर पुलिस एक एक करके बाकी वर्कर को बाहर निकलती है और उन लोगों में छुपे हुए पैरासाइट को आइडेंटिफाई करके जिन लोगों के अंदर पैरासाइट्स थे उन्हें शूट करके मार देता है। वो लोग अपने साथ उराकामी को भी लेके आए थे ताकि वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसकर पैरासाइट को पहचान कर उन्हें मार सके। सभी पैरासाइट्स को मारने के बाद आखिरकार स्पेशल फोर्स मेयर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर मेयर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम मॉन्स्टर को मारने आए हो, लेकिन असलियत तो ये है कि इंसान ही असली मॉन्स्टर है जो कि हमेशा ही अपनी प्रजाति की विकास के लिए दूसरी प्रजाति का बलिदान देता आ रहा है। प्रदूषण फैलाकर, पेड़ काटकर, जानवरों को मारकर इंसान इस प्रकृति के नियम की विरुद्ध जा रहा है और तुम हमें मॉन्स्टर बोलते हो। फिर स्पेशल फोर्स की टीम उसे भी शूट करके मार देता है। इसके बाद स्पेशल फोर्स को पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं था, बल्कि वो तो एक नॉर्मल इंसान था जो कि इंसानों के खिलाफ जाकर पैरासाइट को जिंदा रखने के लिए उनका साथ दे रहा था। ये सब देखकर उराकामी हंसने लगता है क्योंकि उन लोगों ने एक पैरासाइट की जगह एक इंसान को मार दिया था, लेकिन जल्दी उसकी ये हंसी डर में बदल जाता है क्योंकि उन लोगों के पास अब गोल्टो आ गया था जो कि काफी गुस्से में लग रहा था और वो काफी खूंखार और ताकतवर तो था ही क्योंकि उसके अंदर 5 पैरासाइट जो थे। स्पेशल फोर्स उसके ऊपर गोलियां चलाता है लेकिन गोल्टो को कुछ भी नहीं होता और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ शीरो उनकी बात नहीं मानता और बच्चे को फेंकने जाता है। तभी तानिया अपनी असली रूप में आकर उसे मार देती है और अपने बच्चे को भी बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि तानिया एक मॉन्स्टर है। वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गन तान देती है। यहाँ पर तानिया समझ जाती है कि अब उसका अंत आ गया है और वो अपने बच्चे को शिनची को सौंपने के लिए आगे बढ़ती है। फिर पुलिस उसे चेतावनी देता है और उसे आगे बढ़ने से मना करते हैं, लेकिन तानिया उनकी बात नहीं सुनती, इसलिए मजबूरन पुलिस वालों को उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ती है। यहाँ पर तानिया खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। वो शिनची से कहती है कि माँ बनने के बाद मुझे पता चला कि असलियत में इंसान बनना क्या होता है। इंसानियत का मतलब खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करना होता है। ये कहकर वो अपने बच्चे को शिनची को सौंप देती है और उसकी मौत हो जाती है। तानिया को मरा हुआ देख शिनची को अपनी माँ की याद आती है और वो रोने लगता है। फिर वो सतोमी
सतोमी से कहता है कि बहुत दिनों बाद उसे रोना आ रहा है और वापस उसके अंदर पहले जैसा इमोशंस आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस शिनची को पूछताछ करने के लिए ले जा रही होती है, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलता है कि सिटी हॉल में एक पैरासाइट ने पूरी स्पेशल फोर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर शिनची भी पुलिस वालों के साथ सिटी हॉल पहुंचता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये काम गोटो ने किया है। गोटो शिनची को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन शिनची एक गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ गोटो एक बाइक से उसका एक्सीडेंट करा देता है, पर किसी तरह शिनची एक्सीडेंट से तो बच जाता है, लेकिन गोटो से बचने के लिए वो जंगल में भाग जाता है। यहाँ पर मिगी शिनची से कहता है कि जब तक वो उसके शरीर में है तब तक गोटो उसे आसानी से ढूंढ लेगा। अगर किसी तरह वो दोनों अलग हो जाए तो गोटो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जब गोटो वहाँ पर पहुँचता है तो मिगी और शिनची मिलकर दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन गोटो उनकी हर बार से बच जाता है। अब मिगी शिनची की शरीर से अलग होकर अकेला ही गोटो से लड़ने लगता है और शिनची को वहाँ से भागने को कहता है। शिनची को बचाने के लिए मिगी लड़ते लड़ते खुद अपनी जान गंवा देता है। मिगी की मौत से शिनची एकदम टूट जाता है और भागकर सतोमी के पास जाता है, जहाँ सतोमी उसे संभालती है। फिर अगले सुबह शिनची को पता चलता है कि मिगी का कुछ हिस्सा अभी भी उसके शरीर में है और वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि मिगी अपने सेल से उसका हार्ट को ठीक किया था, जिसकी वजह से शिनची का शरीर इन्फेक्टेड हो गया था। उसके शरीर में अभी भी मिगी की सेल्स मौजूद थे। अब क्योंकि मिगी उसके शरीर में था तो गोटो उसे ढूंढ सकता था, इसलिए शिनची सतोमी से दूर चला जाता है ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना आए। वो गोटो को अपने पीछे लगाकर एक पुरानी फैक्ट्री में ले आता है, जहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोज किया जाता था। वहाँ पहुंचकर दोनों के बीच काफी देर तक घमासान लड़ाई चलता है। फिर लड़ाई के बीच में ही अचानक से शिनची उसके पेट पर एक रॉड घुसा देता है, लेकिन गोटो को कुछ भी नहीं होता और वो शिनची से कहता है कि तुम्हें हार मान लेना चाहिए, मैं तुम्हें मारकर पूरी इंसानियत का खात्मा कर दूंगा, जिसके बाद सिर्फ पैरासाइट ही इस धरती पे रहेंगे। फिर वो शिनची को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, मगर जब भी अहम मौके पर मिगी शिनची के हाथ में वापस आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद अचानक गोटो दर्द से एकदम तड़पने लगता है। मिगी शिनची को बताता है कि जिस रॉड से तुमने इस पर हमला किया है वो रेडियो एक्टिव रॉड थी, जिसकी वजह से बाकी पैरासाइट उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर गोटो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन बाकी पैरासाइट उसकी बॉडी को छोड़कर भाग जाते हैं और सिर्फ गोटो का ही पार्ट बचता है। वो फिर से ग्रो होने की कोशिश करता है। यहाँ पर शिनची उसे मारने से हिचकिचा रहा था, लेकिन सतोमी को देखने के बाद उसे ये एहसास होता है कि अगर उसने अभी गोटो को छोड़ दिया तो बाद में वो फिर से सभी के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वो उसे उठाकर आग में फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिगी शिनची से कहता है कि अब जब सारे पैरासाइट्स मारे गए हैं तो उसे हाइबरनेशन पीरियड में चले जाना चाहिए, यानी कि मिगी हमेशा के लिए शिनची से दूर होने को कहता है। ये बात सुनकर शिनची एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि वो मिगी को खुद के शरीर से अलग नहीं करना चाहता था। उन दोनों के बीच काफी दोस्ती हो गई थी, मगर मिगी इतना कहकर उसके हाथ से गायब हो जाता है, इसलिए शिनची एकदम दुखी हो जाता है। अब हमें कुछ महीने बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनची सतोमी के साथ एक आम जिंदगी बिता रहा था। एक दिन ये दोनों तानिया की बच्चे से भी मिलने जाते हैं। अब क्योंकि मिगी उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया था, इसलिए शिनची पहले जैसा इमोशनल इंसान बन गया था। तभी यहाँ पर वो सीरियल किलर उराकामी सतोमी को उठाकर बिल्डिंग की छत पर ले आता है और शिनची से सवाल पूछता है कि क्या तुम इंसानों को एक असली मॉन्स्टर मानते हो, जिस पर सतोमी उससे कहता है कि तुम जैसे लोग ही मॉन्स्टर है, मुझे तुम पर तरस आता है। इस बात से उराकामी को गुस्सा आता है और वो सतोमी को छत से नीचे फेंक देता है। यहाँ पर शिनची उसे बचाने के लिए भागता है और उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसे बचाने के लिए मिगी ने उसकी मदद की थी। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना।